about the business tax. So in this chapter we are going to learn about the taxes, objective of taxation, types of taxes, what are the canons of taxes, characteristic of taxes, and what are the features of good taxation system. And also we will learn about the classification of the taxation. So we are starting with the meaning and definition of टैक्स कि टैक्स क्या होता है, उसकी मीनिंग और डेफिनेशन से देखते हैं. टैक्स इन लैटिन वर्ड द टैक्स is read as a taxo. That means tax means it is a compulsory payment to the government by the individual without expecting any direct return. Tax is a compulsory payment. That means it is a compulsory payment done by the individuals to the government, कि जो individual के थ्रू, पब्लिक के थ्रू जो गवर्नमेंट को दी जाती है कंपल्सरी पेमेंट, बट वी डोंट एक्सपेक्ट एनी डायरेक्ट रिटर्न, कि अगर हमने टैक्स भरा है तो उसके लिए डायरेक्टली हमें उससे कोई रिटर्न मिलेगा, दैट वी कांट एक्सपेक्ट. सो इन टर्म्स ऑफ Bastable, tax is defined as a compulsory contribution of the wealth of a person for the service of public power. कि जो भी हमें गवर्नमेंट, पब्लिक पावर मीन्स गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है उस सर्विस के बदले हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन. टैक्स इज़ नॉट वॉलंटरीली, कि हम अपनी मर्जी से नहीं करते, इट इज़ अ कंपल्सरी इनवॉलंटरी. सो कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फॉर द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट जो भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसके बदले में हम एक कंट्रीब्यूशन करते हैं, एंड दैट कंट्रीब्यूशन इज़ कंपल्सरी. सो टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द इंडिविजुअल्स टू द गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी डायरेक्ट रिटर्न, के बिना डायरेक्ट रिटर्न एक्सपेक्ट किए हुए जो हम कंपल्सरी पेमेंट पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसे टैक्स बोला जाता है. सो क्लियर द मीनिंग ऑफ टैक्स. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फीचर्स ऑफ द टैक्स, और इन फीचर्स से हमें पता लग जाएगा कि क्या टैक्स एक्चुअली में होता क्या है. फीचर्स ही डिफाइन करती है टैक्स को. फर्स्ट फीचर इज़ अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन और अ कंपल्सरी पेमेंट, कि जैसा हमने अभी पढ़ा था कि टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल, सो इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट. नो वन कैन रिफ्यूज़ टू पे टैक्स. If tax is imposed on a person, no one can refuse to pay tax. It means it is not voluntary. It is involuntary, कि हम अपनी मर्जी से पे करें नहीं करें ऐसा नहीं होता. It is a compulsory contribution. Second means it involves sacrifice. Sacrifice means when we pay the tax, we sacrifices a part of our income. So that means tax involves the sacrifice by the individuals, कि जो भी हम पे करेंगे टैक्स तो वही उसमें एक सेक्रीफाइस इन्वॉल्व होता है, कि हम कुछ पार्ट अपनी इनकम का सेक्रीफाइस कर रहे हैं. थर्ड फीचर इज द इट इज़ द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर. इट मीन्स वी आर personally responsible to pay the tax to the government. It's not a social responsibility or it is not a community responsibility, कि ये सोसाइटी की या किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होते हुए कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती.
ये हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें टैक्स पे करना है. सो टैक्स इज़ अ personal responsibility of the taxpayer. Fourth feature is legal requirements. The tax is always levied through a certain legal requirements. It means tax is always a legal. It cannot be levied or it cannot be illegal. So it always involve legal requirements. Next feature is the amount of tax is not fixed with the reference to the exact benefit. It means if we are paying 10,000 rupees tax, that means I cannot expect the benefit of 10,000 rupees. It means कि जितना हम टैक्स पे कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट बेनिफिट हमें मिले ये ज़रूरी नहीं है. Last not the least, the collection of tax always used for the purpose of public welfare of the country. लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है टैक्स का कलेक्शन जो भी गवर्नमेंट के पास आता है. सो दीज आर द फीचर्स. फर्स्ट फीचर कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन. सेकेंड फीचर इट इन्वॉल्व्स sacrifice. थर्ड feature tax is a personal responsibility of taxpayers. Fourth, it is a legal requirement. Tax is not fixed with the reference to the exact benefit, and the collection of tax is used for the public welfare. So these features also defines the meaning of the taxation. Next we are going to learn about the objectives of the taxation. की टैक्स जो लगाई जाती है उसके पीछे क्या मोटिव होता है, क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य क्या होता है इसका. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रेवेन्यू एस्पेक्ट. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट objective of tax, as we know, the tax is the biggest source of income of the government. जो सबसे मेन सोर्स होता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का, दैट इज़ द टैक्सेशन. सो द रेवेन्यू एस्पेक्ट मीन्स द गवर्नमेंट यूज्ड, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू collect the revenue for the developmental and government activity. कि गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए टैक्स लगाती है ताकि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके और उस रेवेन्यू से वो आगे एक्सपेंडिचर कर सके. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. सेकेंड इज द रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव. Regulatory objective means the second objective of taxation is to regulate or to control. कि रेगुलेट करना और कंट्रोल करना, किसे रेगुलेट करना है और किसे कंट्रोल करना है टैक्स से. तो यहाँ पे आती है कि टैक्स का जो एक एम होता है दैट इज़ टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द कंजम्पशन. क्योंकि जब भी टैक्स लगाया जाता है तो उससे हमारी क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है. और डिस्पोजेबल इनकम कम होगी दैट मीन्स कंजम्पशन डिक्लाइन हो जाएगा. तो हर एक टाइप की कंजम्पशन को रिड्यूस नहीं करना, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अनवांटेड कंजम्पशन. अनवांटेड कंजम्पशन मीन्स द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल गुड्स, द कंजम्पशन ऑफ restricted goods like alcoholic liquors, cigarettes and other harmful products. So the government always increase the tax on these items so that the consumption of these goods, these harmful goods can be reduced. So government control the consumption of harmful goods by imposing the higher rate of taxes. The third objective is to reduce or reduction in inequality. The major objective of taxation here is to reduce the inequality of income and wealth among the rich and poor. जो हमारी कंट्री में टैक्सेशन एक बेस्ट वे होता है कि जो रिच एंड पुअर का जो गैप है उसको रिड्यूस किया जाए. क्योंकि जो टैक्स लगाई जाती है डायरेक्ट टैक्स दैट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर. प्रोग्रेसिव इन नेचर मीन्स
कि हायर द लेवल ऑफ इनकम हायर विल बी द टैक्स, जितना ज़्यादा इनकम होगा उतनी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है. एंड थ्रू दीज टैक्स कलेक्शन द गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन द पब्लिक वेलफेयर. And when government spends on the public welfare, the gap between the rich and the poor declines. So the aim of the taxation is to reduce the inequalities, and inequality means the unequal distribution of income and wealth. The next objective of taxation is growth, equity and stabilization. In developing countries like India, the objective of tax is also to promote the economic growth. टैक्सेशन इस वे में लगाई जाए कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, इक्विटी हो और स्टेबलाइज रहे. स्टेबलाइजेशन मीन्स देयर शुड नॉट बी inflation, condition of inflation, or neither there should be recession or deflation. So the tax should be framed to promote the saving, investment and capital formation, because the saving, investment and capital formation helps to achieve the objective of economic growth and stabilization. When saving and investment increases, the economic growth will increase, and when economic growth increases, the economy automatically be stabilized. Next objective is to control of cyclical fluctuations. कि जो cyclical fluctuation, जो business cycle पढ़ा था उसी को यूज़ कर रही हूँ. Cyclical fluctuation means the period of boom and depression, expansion and contraction का जो period होता है business में. तो cyclical fluctuation को कंट्रोल करने के लिए टैक्सेशन यूज़ की जाती है कि एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द टैक्सेस, एंड एट द टाइम ऑफ बूम एंड एक्सपेंशन द टैक्स रेट विल बी इंक्रीज्ड, सो दैट द साइक्लिकल फ्लक्चुएशन कैन बी कंट्रोल्ड. कि जिस टाइप से इकोनॉमी में सिचुएशन होगी उसी टाइप से हमारी टैक्सेशन पॉलिसी फ्रेम की जाती है कि अगर डिप्रेशन या रिसेशन का टाइम है तो टैक्स कम कर दिया जाता है, और अगर एक्सपेंशन या बूम है तो टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया जाता है. क्योंकि रिसेशन के टाइम पे ऑलरेडी इकोनॉमी में इनकम कम होती है तो टैक्स रिड्यूस कर दिया जाता है. Another objective is रिडक्शन ऑफ BOP डिफ़िकल्टीज़. कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको भी रिड्यूस करें. BOP डिफ़िकल्टीज़ मीन्स द गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द BOP deficit, and the tax is imposed in such a way that the import of the goods can be controlled. कि इम्पोर्ट को कंट्रोल में रखें, क्योंकि जब इम्पोर्ट कंट्रोल में रहेगा तभी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट कम होगा. क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड की वजह से डेफिसिट अराइज होता है कि अगर हमारा इम्पोर्ट जो है अगर वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है तो दैट मीन्स कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में जाएगा. सो द गवर्नमेंट framed the taxation policy in such a way that the balance of payment deficit can be declined. कि हमारे इंपोर्ट जो बाहर की गुड्स हैं उस पर ज़्यादा टैक्स लगाई जाए और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वाली गुड्स हैं उस पर कम टैक्स लगाई जाए ताकि हमारी डोमेस्टिक गुड्स प्रमोट हो और बाहर से जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो डिक्लाइन हो. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन. Now the next part is the characteristic of good taxation system. Good taxation system की क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या विशेषता होती है कि एक टैक्सेशन सिस्टम किसी भी कंट्री का अच्छा कब माना जाता है, कि क्या फीचर्स ये, तो कौन से ऐसे फीचर्स डिफाइन करते हैं कि किसी कंट्री का टैक्सेशन सिस्टम अच्छा है. सो फॉर a good taxation system there are some characteristic, and if the taxation system
follows, and if the taxation system have these qualities and these characteristics, then that taxation system of the country described as a good. कि अगर ये फीचर्स हो, ये क्वालिटी हो, तो वो टैक्सेशन सिस्टम अच्छा माना जाता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर ऑफ good taxation system is it should be based on the principle of equity. Equity means everybody should pay the fair share of tax. It doesn't mean that everyone should pay the equal amount of taxation. इसका मतलब ये नहीं होता कि सभी को equal amount of tax pay करना है. यहाँ पे equity दो वे में आती है, टू वे में डिफाइन की जाती है, हॉरिजॉन्टल इक्विटी एंड वर्टिकल इक्विटी. सो हॉरिजॉन्टल इक्विटी मीन्स द टैक्स पेयर इन सिमिलर फाइनेंशियल कंडीशन. इट मीन्स द सिमिलर इनकम ग्रुप should pay the similar amount of tax. If the 1,000 person having a 10 lakh income, so that all the 1,000 persons should pay the similar amount of टैक्स की. सेम अमाउंट ऑफ इनकम वाले सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करेंगे. सो दैट मीन्स द हॉरिजॉन्टल इक्विटी. सेकेंड इज द वर्टिकल इक्विटी. वर्टिकल इक्विटी मीन्स द टैक्स पेयर्स ऑफ डिफरेंट इनकम ग्रुप शुड पे द डिफरेंट लेवल ऑफ टैक्सेशन की. अगर इनकम ग्रुप डिफरेंट इनकम ग्रुप के लोगों के लिए डिफरेंट टैक्सेशन बनाई जाए, तो इक्विटी मीन्स द बर्डन ऑफ टैक्स शुड बी इक्वल, बट द अमाउंट दैट डजंट मीन द अमाउंट ऑफ टैक्स शुड बी इक्वल. कि ये हॉरिजॉन्टल इक्विटी को भी फॉलो करे और वर्टिकल इक्विटी को भी फॉलो करे, तभी एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम माना जाता है. सेकेंड फीचर एडिक्वेसी. एडिक्वेसी मीन्स द टैक्सेशन system or the tax should be levied in such a way the government should get the enough revenue from the taxation. कि इस तरीके से टैक्स लगाई जाए कि गवर्नमेंट को अपनी एक्सपेंडिचर को, बेसिक एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए इनफ रेवेन्यू कलेक्ट हो सके. एडिक्वेट रेवेन्यू. एडिक्वेसी मीन्स एडिक्वेट क्वांटिटी में उसे रेवेन्यू कलेक्ट हो सके ताकि वो आगे का एक्सपेंडिचर कर सके. थर्ड, इट शुड बी बेस्ड ऑन द सिंप्लिसिटी. इट मीन्स द टैक्स फॉर्म्स, fillings requirement and other things related to the taxation should be simple, so that even the common man can understand the taxation system. जितना सिंपल होगा जितना ही लोग समझेंगे और उतना ही हमें पे करने में आसानी होती है. सो द टैक्सेशन सिस्टम शुड बी सिंपल. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी मीन्स द taxpayers and leaders can easily find information about the tax system. It means that everything under the taxation system should be transparent. If we are paying the tax, then the revenue collected by the government is where the government is spending these taxes, these रेवेन्यू. की हम अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो वो जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है गवर्नमेंट को, वो कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं. प्लस ट्रांसपेरेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि नो हु इज़ बीइंग टैक्स्ड, कि टैक्स किस पे लगेगा, टैक्स कितना लगेगा और उस टैक्स के पैसे से क्या किया जाता है. तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सिस्टम. जितना ट्रांसपेरेंट होता है उतना ही करप्शन कम होता है. दैट मीन्स कि वो टैक्सेशन सिस्टम उतना ही अच्छा है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एडमिनिस्ट्रेटिव ईज. एडमिनिस्ट्रेटिव ईज मीन्स द टैक्स सिस्टम इज़ नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड. इट मीन्स इट शुड बी इकोनॉमिकल. कि जो भी टैक्स कलेक्टर्स हैं या टैक्स पेयर्स हैं
उनको कॉस्टली ना पड़े, कि अगर टैक्स कलेक्शन का मेथड अगर सिंपल नहीं है या फिर कॉस्टली पड़ रहा है टैक्स कलेक्शन, तो दैट मीन्स कि वो टैक्स सिस्टम अच्छा नहीं है. Next characteristic is flexibility. It means the tax system should be built-in flexible. Built-in flexible means that it should not be static. It can be changeable according to the changing condition of the dynamic economy. कि condition के साथ साथ अगर ज़रूरत पड़ती है तो according to the need taxation system change हो सके. Static नहीं होना चाहिए, dynamic rigid नहीं हो, तो चेंजेबल और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, विद रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए टैक्सेशन सिस्टम में. जैसे कि अभी हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी में अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली थी वो अप्रैल में आने वाली थी, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ड्यू टू कोविड-19 मार्च एंड में ही मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस कर दिया. तो बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी आएगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि इकोनॉमी की सिचुएशन ख़राब है और हर चीज़ डाउनवर्ड जा रहा है, रिसेशन आ चुका है, तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से ही वो अभी अनाउंस हो गई है. तो ऐसे ही टैक्सेशन सिस्टम भी हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि कैसे भी कंडीशन अगर चेंज होती है और अगर हमें पॉलिसी चेंज करनी है तो वो इजीली हो सके. Next feature, the taxation system should promote the डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की. टैक्सेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो इंडस्ट्री, ट्रेड, एग्रीकल्चर सेक्टर और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करे, कि वो इनफ सरप्लस या इनफ रेवेन्यू जनरेट करे ताकि गवर्नमेंट उसे आगे एक्सपेंडिचर करके जो हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट है वो बढ़ा सके. It should be balanced, means the tax system should be balanced one. It means there must exist not one kind of tax but all type of की single taxation नहीं होना चाहिए. It should be multiple taxation, कि combination of taxation होना चाहिए. ये नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप के टैक्सेस लग रहे हैं. तो combination of taxation से ही बैलेंस्ड रहता है टैक्सेशन सिस्टम. सो द टैक्सेशन सिस्टम शुड बी बैलेंस्ड. सो इफ द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ एनी कंट्री फॉलोज these features and these qualities, that means that taxation system considered as a good taxation system. Now we are going to look at the types of business tax. So all of you know there are two type of taxes, direct and इनडायरेक्ट टैक्स. सभी को पता ही है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो टाइप की टैक्सेस होती है. सो डायरेक्ट टैक्स के कुछ टाइप्स हैं, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अदर्स. इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सी टैक्सेस आती है? अब जीएसटी आ चुका है, बट जीएसटी में 17 टैक्स इंक्लूडेड हैं, जैसे सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, वैट. All these are included in the GST, but these are the types of indirect taxes that we are now calling the GST. So there are two type of taxes, business tax and direct tax and indirect tax. And there are some other type of taxes like wealth tax, entertainment tax, professional tax. Professional tax includes the toll tax, education cess, surcharge, gift tax, entry tax, Swachh Bharat cess, Krishi Kalyan cess, stamp duty, infrastructure cess. So all these are the other type of taxes. We are also paying these type of taxes also. So there are multiple type of taxes in our country. So let's look at these type of taxes one by one. First, we are going to learn about the types of direct tax. First,
kind of direct tax is the income tax. Income tax means the tax that is levied on the annual income of the individual. इंडिविजुअल की एनुअल इनकम पे लगाई जाती है एंड विच इज़ डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट. इट मीन्स इफ़ द टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन मी then I will be liable to pay the tax. I cannot shift the tax to the other person. So it is a kind of direct tax. It means on whom it is imposed, the person will directly pay it to the government. So income tax का बेस क्या होता है? इनकम. इंडिविजुअल की एनुअल इनकम पे लगाई जाती है. सेकेंड टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज द कैपिटल गेन्स टैक्स. कैपिटल गेन्स टैक्स इज लेविड ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी और मनी रिसीव्ड थ्रू इन इन्वेस्टमेंट. कि कैपिटल गेन्स टैक्स, गेन का मतलब होता है यहाँ पे प्रॉफिट से, या फिर जो भी हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं या फिर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर हमें कोई मनी रिसीव हुआ है, कोई रिटर्न मिला है, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स मिलता है. चाहे हम कोई प्रॉपर्टी मीन्स चाहे कोई घर बेच रहे हैं हम, तो उस पर भी लगता है. और जैसे कोई हमने इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर रिटर्न मिल रहा है तो उस पर भी टैक्स लगता है. तो दैट कम्स अंडर द कैपिटल गेन्स टैक्स. बट कैपिटल गेन्स टैक्स दो फॉर्म में लगाई जाती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन्स. शॉर्ट टर्म गेन का मतलब होता है लेस देन 36 मंथ. लॉन्ग टर्म गेन्स में आते हैं कि जो 36 मंथ से ज़्यादा की जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी लॉन्ग टर्म गेन्स में आता है. तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन्स पे जो टैक्स लगाई जाती है 10 और 15% से स्टार्टिंग होती है बेसिकली इसकी. थर्ड टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. सिक्योरिटी यहाँ वर्ड जो यूज़ हुआ है दैट इज़ यूज्ड फॉर द सिक्योरिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट. सो द टैक्स when tax is levied on the stock market and security trading, it means whenever we purchase or sell the shares, securities and debentures, we pay the tax directly to the government. कि जब भी हम शेयर्स परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं या सिक्योरिटी सेल परचेज करते हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, तो उस पर जो भी टैक्स लगाई जाती है तो उसको बोलते हैं हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. ट्रांजैक्शन का मतलब सेल एंड परचेज से. नेक्स्ट टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज प्री रिक्विसाइट टैक्स. प्री रिक्विसाइट का मतलब यहाँ पे कि जितने भी एम्प्लॉयज़ जो हैं अपनी कंपनी के थ्रू, जो एम्प्लॉयर है अपनी एम्प्लॉयज़ को जितने भी टाइप के बेनिफिट्स देते हैं, डिफरेंट बेनिफिट्स, जैसे लाइक एकोमोडेशन बेनिफिट, बेनिफिट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर लग्जरी थिंग्स, तो उन सभी बेनिफिट जो पर्क एंड बेनिफिट्स दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, एंड दैट बेनिफिट दे कैन बी यूज्ड फॉर इन अ टू वे, वेदर ऑफिशियल और पर्सनल. सपोज़ कि किसी को गाड़ी मिली हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉई है और उसे गाड़ी मिली हुई है, सो दे कैन यूज़ फॉर द ऑफिशियल पर्पस एज वेल एज फॉर पर्सनल पर्पस. कि वो पर्सनली भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफिशियली भी यूज़ कर सकती है. तो जो भी बेनिफिट उन्हें मिला हुआ है, तो अगर वो उसे ऑफिशियल टर्म में यूज़ कर रहे हैं देन दे आर नॉट लाइबल टू पे टैक्स. कि फिर उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. बट इफ़ दे आर यूजिंग दीज बेनिफिट फॉर द पर्सनली देन दे आर लाइबल टू पे द टैक्स. कि जब उन्हीं बेनिफिट को वो पर्सनल लेवल पे यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है. तो मेनली प्री रिक्विसाइट टैक्स जो है वो एम्प्लॉयज़ को जो अदर बेनिफिट्स मिलता है अपार्ट फ्रॉम सैलरी, उन पे जो टैक्स लगाई जाती है उन्हें प्री रिक्विसाइट टैक्स बोलते हैं. कॉर्पोरेट टैक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स.
कॉर्पोरेट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द इनकम ऑफ द कंपनीज। जो भी कंपनी एक्ट के अंडर जितनी भी कंपनीज आती हैं उनकी जो एनुअल इनकम है उस पर हमारी जो टैक्स लगती है दैट इज़ कॉल्ड द कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स की कुछ सब कैटेगरीज हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स and minimum alternative tax. Dividend distribution tax means when a company distribute a dividend among the shareholders, then the tax is imposed on that dividend। कि जो भी नेट इनकम इन्वेस्टर जितने भी हैं शेयर होल्डर्स जो हैं उन्हें जो इनकम मिला है डिविडेंड के थ्रू उस पर जो टैक्स लगेगा दैट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स मीन्स कि जो फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को थ्रू द कंपनी, कि जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉयज़ को लाइक एकोमोडेशन, लीव, ट्रैवल अलाउंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, रिटायरमेंट फंड, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड के थ्रू जितने भी कंट्रीब्यूशन कंपनी कर रही है उनको बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है तो इन चीज़ों पे भी टैक्स लगाई जाती है। सो दैट इज़ कॉल्ड द फ्रिंज बेनिफिट। एंड लास्ट सब कैटेगरी ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स इज द मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, मैट। द IT डिपार्टमेंट imposed a minimum percentage of tax on the companies which comes under the section 115 JA of the IT Act। IT Act के 115 JA सेक्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनीज पे एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ टैक्स लगाती है जो हर एक कंपनी को ये मैट पे करना ही पड़ता है। और बट एक्सेप्ट these two industries, these two company, if the companies falls under the power sector or infrastructure sector, then they are not liable to pay the MAT। कि अगर वो पावर या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है तो उन्हें मैट पे नहीं करना है, अदरवाइज जितनी भी कंपनीज हैं उन्हें मिनिमम रेट ऑफ टैक्स जो मैट लगाई गई है वो उन्हें IT डिपार्टमेंट को पे करना पड़ता है। So these are the types of indirect tax. Now we are going to learn about the indirect tax। बट जितने भी ये टैक्सेस मैंने पढ़ाई है डायरेक्ट टैक्स के ये सभी के परसेंटेज क्या हैं करेंटली। यू कैन गो टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट वेबसाइट टू चेक दीज डिटेल्स। और ये सभी टाइप जितने भी परसेंटेज है वो बजट जो आया अभी लेटेस्ट उनमें आपको ये सारे टैक्सेस के परसेंटेज मिल जाएंगे। तो बजट डाउनलोड कर लेना फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट से और उससे रीड आउट कर लेना इनकम टैक्स के स्लैब्स क्या हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कितनी परसेंटेज है, सरचार्ज कितना है, सेस कितना है, तो ये सारी बजट में आपको मिल जाएंगी। तो बजट आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। The next part is types of indirect taxes. All the indirect tax, most of the indirect tax are included in the GST now, goods and service tax. 17 different types of indirect tax are subsumed under the GST, like service tax, central excise, state VAT, and other type of indirect tax are included under the GST। सो सभी इन टाइप के टैक्सेस जितने भी थे डिफरेंट मल्टीपल टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स थे उन सभी को हटा के अब एक ही टाइप रखा है दैट इज़ कॉल्ड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बट ये कुछ टाइप जो इनडायरेक्ट टैक्स के थे वो क्या है एक्चुअली में। फर्स्ट custom duty means when the tax is imposed on the
गुड्स दैट इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, जो हम फॉरेन कंट्री से गुड्स इम्पोर्ट करते हैं उस पर जो टैक्स लगाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड द कस्टम ड्यूटी. Second, excise duty. Excise duty is a commodity tax because it is levied on the production of goods in India. कि जो हमारी कंट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही है उन पे जो टैक्स लगाई जाती है दैट इज़ called the excise duty. It is levied or it is imposed on the production, not on the sale of the product. So the excise duty is always paid by the producer only. But there are two items where excise duty is not imposed by central government, that is alcoholic liquor and narcotic items. नेक्स्ट इज सर्विस टैक्स. सर्विस टैक्स जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो था 1994-95 में, और मेनली जो स्टार्टिंग में जब इम्पोज किया गया तो 3 सर्विस थी, टेलीफोनिक, इंश्योरेंस और शेयर ब्रोकिंग, इन तीनों पे लगाई गई थी. उसके बाद एक्सटेंड कर दिया गया आगे सभी टाइप के सर्विसेज, जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है उन सभी टाइप ऑफ सर्विस पे सर्विस टैक्स लगा दिया गया. बट अब ये जीएसटी के अंडर आ चुका है. प्रीवियसली 15% जो था सर्विस टैक्स लगाया जाता था और अब ये करंट जीएसटी के स्लैब में इंक्लूड कर दिया गया है. सेल्स टैक्स. सेल्स टैक्स मीन्स इट इज़ अ कंजम्पशन टैक्स. जैसे एक्साइज टैक्स था तो एक्साइज टैक्स इज़ अ कमोडिटी टैक्स की वो प्रोडक्शन पे लगाई जाता है, बट सेल्स टैक्स इम्पोज्ड ऑन द सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज जब सेल होती है तो उस पर जो लगता है दैट इज़ called the sales tax. And sales tax is levied on the producer but it is collected by the retailer because the sales tax is shifted to the consumer. कि कंज्यूमर हम जब गुड्स खरीदते हैं तो हम पे करते हैं, तो इसीलिए सेल्स टैक्स को इजीली जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्रोड्यूसर से सेलर की तरफ, सॉरी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ. So these are the types of indirect tax. Now we are going to learn about the classification of tax. There are 4 types of classification: direct tax and indirect tax, single and multiple, ad valorem and specific tax, progressive, proportional, regressive and digressive tax. So these type of taxes are imposed on the economy. So these are the kind of taxes that is imposed by the government in an economy. So let's go to these types of taxes one by one. First, what is direct and indirect tax? So mainly we are going to see the difference between direct and indirect tax. Direct tax means it is directly paid by the person on whom it is levied. कि जिस पे लगाया जाता है वही डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट इट इज़ पेड बाय द अनदर पर्सन, सो इट इज़ पेड इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट. फर्स्ट, द डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन, किस पे लगाई जाती है, लाइक इनकम, प्रॉफिट. And indirect tax always imposed on the goods and services. Who pays? कि कौन पे करता है? Direct tax is paid by individual and businesses, and indirect tax is always paid by the end consumers. Consumers ही पे करती हैं. How much? Direct tax depends on income and profit. कि direct tax का रेट क्या होगा, कितना होगा, डिपेंड करता है इनकम और प्रॉफिट पे. बट इनडायरेक्ट टैक्स ऑलवेज पेड इन सेम क्वांटिटी बाय एवरीवन. ट्रांसफरेबिलिटी. डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल.
but indirect tax can be shifted or transferred to another person. Tax evasion, indirect tax. Tax evasion is possible, but indirect tax में टैक्स इवेजन चोरी करना पॉसिबल नहीं है. नेचर ऑफ टैक्स. डायरेक्ट टैक्स इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव इन नेचर and indirect tax is regressive in nature. Progressive and regressive means where the direct tax is progressive in nature means the rate of tax always increases with the increase in income. But indirect tax is same for everyone. It means whether you are poor or rich, you have to pay the same amount of tax. That is why we are calling it regressive. Collections. The collection of direct tax is very complex, but the collection of indirect tax is easy because it is included in the price of goods and services. Some examples of direct tax we have already studied: income tax, security transaction tax, corporate tax. These are the type of direct tax, and GST, excise, VAT, that these are the type of indirect tax. So by learning about the difference between direct and indirect tax, we know what is direct and indirect tax. कि क्या indirect tax और direct tax क्या होते हैं, वो इसके डिफरेंस से पता लग गया होगा आप सबको. Next type of taxes is specific versus ad valorem tax. And these type of taxes, these two type are indirect tax. स्पेसिफिक एंड एड वॉलरम में डिफरेंस क्या होता है? दोनों ही इनडायरेक्ट टैक्स हैं, बट दोनों में डिफरेंस ही है. स्पेसिफिक टैक्स is always imposed according to the unit of the commodity. It means like the unit measurement of cloth is meter, तो मीटर के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा. जो भी जिस कमोडिटी का मेजरमेंट यूनिट होगा वो उस यूनिट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा स्पेसिफिकली. एड वॉलरम और मोस्टली वैल्यू ऑफ द कमोडिटी के अकॉर्डिंग लगता है. जो सेल्स टैक्स है वो हमारा एड वॉलरम टैक्स आता है कि जो भी वैल्यू होगी, जो प्राइस होगी, उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगाई जाती है. तो स्पेसिफिक जो है वो यूनिट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, लाइक लीटर पर लीटर है किसी का मेजरमेंट तो लीटर, मीटर है तो मीटर के अकॉर्डिंग, केजी है तो केजी के अकॉर्डिंग. एड वॉलरम हमेशा प्राइस के अकॉर्डिंग लगता है. The next part of tax is proportional, progressive, regressive and digressive tax. Proportional tax. Proportional means ये मैंने लाइन बनाई है, स्ट्रेट लाइन. OY एक्सेस पे टैक्स रेट एंड X एक्सेस पे इनकम है. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा रहा है कि प्रोपोर्शनल टैक्स को T1. इट मीन्स इनकम इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो, रेट ऑफ टैक्स क्या है, सेम है. तो दैट इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल टैक्स. कि द रेट ऑफ टैक्सेशन रिमेन्स द सेम फॉर ऑल इनकम ग्रुप, वेदर लार्ज और पुअर. इनकम इंक्रीज हो रही है, कम हो रही है, रेट ऑफ टैक्स सेम है. नेक्स्ट पार्ट इज प्रोग्रेसिव टैक्स. प्रोग्रेसिव टैक्स is one in which the rate of taxes increases as the tax base increase. कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा रेट ऑफ टैक्स बढ़ता जाएगा. अगर इनकम घट रही है तो रेट ऑफ टैक्स कम हो जाएगा. तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स रेट का कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग. रिग्रेसिव टैक्स दैट इज अपोजिट टू प्रोग्रेसिव.
इट मीन्स द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेस एज द टैक्स बेस इंक्रीज की। अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो टैक्स क्या होगा, कम होती जाएगी। अगर इनकम कम हो रहा है तो टैक्स बढ़ेगी। तो डिग्रेसिव टैक्स का जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप का होगा। फोर्थ इज डिग्रेसिव टैक्स। ये रिग्रेसिव है और ये डिग्रेसिव है, डी। सो डिग्रेसिव मीन्स if the rate of tax increases up to a limit and after a certain point of time the rate of tax become constant, कि एक पॉइंट तक जब हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ टैक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम रेट ऑफ टैक्स, इनकम इंक्रीज हो रही है लेकिन टैक्स का रेट क्या है, कांस्टेंट हो गया है। सपोज कि इनिशियली हमारे 4-5 स्लैब्स लगाए गए बट आफ्टर 1 करोड़ इनकम टैक्स रेट सेम हो गए, तो दैट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल। इन दोनों का मिक्सचर है डिग्रेसिव टैक्स। तो इसका जो कर्व होगा वो पहले तो अपवर्ड स्लोप होगा और देन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। सो द प्रोग्रेसिव टैक्स, अब ये चारों टाइप जो हैं वो इसी डायग्राम में शो हो रहे हैं। प्रोपोर्शनल हॉरिजॉन्टल लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड डिग्रेसिव initially upward slope, after a point it becomes horizontal. So these are the kind of tax. Next is single versus multiple tax. नाम से पता लग रहा है सिंगल और मल्टीपल। सिंगल मीन्स व्हेन अ गवर्नमेंट इम्पोज ओनली वन टाइप ऑफ टैक्स, कि सिर्फ पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही टाइप का अगर टैक्स है, दैट इज कॉल्ड अ सिंगल टैक्स। मल्टीपल टैक्स when the government imposes variety of taxes like direct indirect tax, बहुत सारे टाइप्स के लगाए जाते हैं, तो that is called the multiple tax system. So almost in all countries there are multiple taxation systems. Single taxation system is not followed in any country because it is not productive, and multiple taxation is more productive and it generates more revenue to the government. That's why the multiple taxation is followed in all countries. So these are the classification of tax: direct versus indirect, single versus multiple, specific versus ad valorem, and proportional, progressive, regressive and डिग्रेसिव टैक्स। आई होप सबको समझ आ गया होगा। लास्ट टॉपिक है हमारे इसका कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। कैनन का मतलब यहाँ पर होता है प्रिंसिपल से, कि क्या सिद्धांत है, प्रिंसिपल पे बेस्ड। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, कि टैक्सेशन के क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो जो कैनन्स है, सबसे पहले इनिशियली एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो जो एडम स्मिथ ने सबसे पहले कैनन्स डिफाइन किए थे कि जो टैक्सेशन है वो किन प्रिंसिपल पे बेस्ड होनी चाहिए। सो एडम स्मिथ ने 4 कैनन डिफाइन किए थे जिसके ऊपर हमारा टैक्सेशन बेस होता है, कि इन 4 प्रिंसिपल पे बेस होना चाहिए हमारा टैक्सेशन सिस्टम। फर्स्ट, कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस एंड कैनन ऑफ इकोनॉमी। और ये आसानी से याद रह सकता है EECC मेथड। EE defines the equality and economy, CC defines the certainty and convenience. So E square C square, you can
easily remember from this shortcut, double E double C or E square or C square. Equality, economy, certainty and convenience. So these four canons are defined by the Adam Smith, that taxation should be based on these principles. The canon of equality says that the broadest shoulders must bear the heaviest burden. जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम में क्या पढ़ा था, इक्विटी पे बेस्ड होना चाहिए, वही इक्वालिटी है कैनन ऑफ इक्वालिटी की. कैनन ऑफ इक्वालिटी डजंट मीन that the all taxpayers should pay equal amount of tax. It means it should follow the equity कि burden of taxation should be equal, कि अगर किसी की इनकम ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा टैक्स पे करना है और किसी की इनकम कम है तो कम पे करना है टैक्स. Second canon is canon of certainty. Canon of certainty defines that the tax should be certain, कि हमें पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि कितना अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना है, कब करना है और कैसे करना है. तो सर्टेनिटी इन्वॉल्व होना चाहिए. कन्वीनियंस मीन्स कि आसान होना चाहिए पे करना. इट मीन्स कि वी शुड फील कन्वीनियंट टू पे द टैक्सेस. वी शुड feel convenient at the time of paying the taxes, or the method of payment should be convenient, कि टैक्स पेयर्स के सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग टाइम और पेमेंट होना चाहिए, पेमेंट का मेथड होना चाहिए ताकि उन्हें आसानी हो पे करने में. कैनन ऑफ इकोनॉमी मीन्स, इकोनॉमी का मतलब है यहाँ पे लेस कॉस्टली. ये जो टैक्स कलेक्शन है वो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन जो है टैक्स का वो लीस्ट एक्सपेंसिव होना चाहिए. कम से कम पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो और कम से कम एक्सपेंडिचर हो. एक्सपेंडिचर का मतलब कि टैक्स कलेक्शन पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो कम हो बट रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो. तो दीज फोर टाइप ऑफ कैनन वाज डिस्क्राइब्ड बाय द एडम स्मिथ. कुछ मॉडर्न कैनन्स हैं कि इसके अलावा भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो टैक्सेशन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, कि इन प्रिंसिपल पे भी बेस्ड होना चाहिए. दैट इज़ इलास्टिसिटी, कैनन ऑफ प्रोडक्शन, कैनन ऑफ वैरायटी, सिंप्लिसिटी, डिज़ायरेबिलिटी, बेयोंसे, कोऑर्डिनेशन. सो दीज आर ऑल्सो द प्रिंसिपल्स द टैक्सेशन शुड बी फॉलोड, कि इन कैनन्स को भी फॉलो करना चाहिए टैक्सेशन. इलास्टिसिटी मीन्स द टैक्स शुड बी फ्लेक्सिबल. टैक्स शुड बी फ्लेक्सिबल मीन्स इट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि ये नहीं कि रिजिड हो, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो सके. अगर सिचुएशन चेंज होती है, कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो उस टाइम में वो चेंज हो सके. कैनन ऑफ प्रोडक्शन मीन्स the tax should be levied in such a way that the production of harmful goods should be reduced and the production of good goods should be increased, की harmful goods की production reduce हो और जो अच्छे goods हैं उनकी production increase हो. Canon of variety means the tax should be multiple or different variety of taxation should be in the country, कि हमारी जितने भी कंट्रीज़ हैं जो टैक्सेस लगाती है वो मल्टीपल टाइप के टैक्सेस लगाए, ना कि सिंगल टाइप के टैक्सेस. कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन शुड बी बेस्ड ऑन द सिंप्लिसिटी, इतना सिंपल हो टैक्सेशन सिस्टम कि हर एक कॉमन से कॉमन लोगों को भी समझ आ जाए ताकि उन्हें पे करने में आसानी हो, क्योंकि जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना ही लोग टैक्स छुपाते हैं. जैसे जीएसटी में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो लोग उसको फॉलो नहीं करना चाहते, जीएसटी के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते. तो जितना सिंपल होगा उतना ही कॉमन मैन को इजीली समझ आएगा, तो उतना ही हम टैक्स इजीली पे कर पाते हैं. कैनन ऑफ बेयोंसे.
कैनन ऑफ बेयोंसी का मतलब होता है इलास्टिसिटी, और बेयोंसी का दो जो है ये दो एक दूसरे से थोड़ा रिलेटेड है। बेयोंसी का मतलब कि रेट ऑफ टैक्सेस को बढ़ा के इनकम नहीं बढ़ाना, बल्कि टैक्स बेस को इंक्रीज अगर करें तो उससे हमारे टैक्स से रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट होगा। इट मीन्स कि पहले मान लो 10% टैक्स थी, अब अगर 15% कर देते हैं तो ऑब्वियसली टैक्स क्या होगा, बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगी। बट बेयोंसी इज डिफरेंट थिंग। बेयोंसी मीन्स we should not increase the rate of tax. The tax base should be increased. It means the income tax base means जिस बेस पे लग रहा है, चाहे वो इनकम है, चाहे वो प्रॉफिट है, चाहे वो वेल्थ है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, तो वो अगर इंक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली विदाउट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ टैक्स हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ सकता है। तो रेट को ना बढ़ा के बेस को इंक्रीज करे ताकि टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो। कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन मीन्स कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस है, उन सब में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इस वे में डिज़ाइंड होना चाहिए ताकि वो लोगों के माइंड में कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, लोगों के माइंड में सिंप्लिसिटी रहे। इतना कोऑर्डिनेटेड टैक्स होना चाहिए, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लगाई जाती है उनमें भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि वो आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करे। सो दीज आर द मॉडर्न कैनन ऑफ टैक्सेशन। अपार्ट फ्रॉम एडम स्मिथ कैनन, द टैक्सेशन सिस्टम शुड फॉलो these principles also. So in this chapter we have learned about the meaning and definition of tax, then objective of taxation, characteristic, types of business tax, classification, canon of taxation. So these things are all about the taxation types and their canons, objective. आई होप सभी को समझ आ गया होगा इस चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, के टैक्स को कैसे शिफ्ट किया जाता है, आगे इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन क्या होता है, शिफ्टिंग क्या होता है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।